प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यशपाल और उनके द्वारा लिखा हुआ पाठ लखनवी अंदाज, जो कि आपकी 10th की हिंदी की किताब में है, क्षितिज में। तो चलिए पढ़ते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है शुरुआती शिक्षा, जिसको हम प्राइमरी शिक्षा भी कहते हैं। कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। बीए 12th के बाद 3 साल का कोर्स होता है, जिसको हम बीए कहते हैं। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। भगत सिंह और सुखदेव के बारे में तो आप जानते हो ना बेटा, जिनको फांसी दी गई थी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। मतलब यशपाल जी जो थे वो भी मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे और उसमें बहुत सारे लोग जेल में गए थे, तो ये भी उसी दौरान जेल गए थे। इनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। सरोकारों का मतलब होता है संबंधित। मतलब यशपाल जी ने जो भी रचनाएं लिखी हैं, रचनाएं मतलब जो कहानियां लिखी हैं, उनमें उन्होंने जिनको मुख्य पात्र बनाया है या जिन समस्याओं को चुना है, वो आम आदमी से संबंध रखती हैं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थवादी शैली मतलब सच्चाई, यथार्थ जो सच है। उन्होंने जो अपने सामने सच देखा समाज में, उसी को बिल्कुल उसी तरह से अपनी कहानियों और उपन्यासों में हमारे सामने रख दिया है। सामाजिक विषमता यानी कि जो समाज में भिन्नताएं हैं, लोगों में आपस में किस तरह से हम एक दूसरे को अपने से अलग समझते हैं, जैसे धर्म, जाति आदि के आधार पर। राजनीतिक पाखंड मतलब जो नेता लोग हैं वो किस तरह से हमारे साथ झूठे झूठे खेल खेलते हैं। और रूढ़ियों के खिलाफ। रूढ़ियाँ मतलब ऐसे रीति रिवाज जो कि हम अंधविश्वास में फंस कर बहुत सारी हम गलत आदतों को अपना लेते हैं या उनमें पढ़कर हम आगे प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो उनकी रचनाएं जो हैं इसी तरह की मुखर हैं, यानी कि वो ज़्यादा उभर कर आई हैं। मुखर माने उभरना। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। तो ये सब जो है उनके कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह का मतलब होता है एक बुक और उसमें बहुत सारी कहानियाँ। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। और जो उनका उपन्यास है झूठा सच, उसका नाम है। उपन्यास क्या होता है बेटे? जैसे कहानी होती है उसी तरह से वो भी कहानी ही होती है, लेकिन बहुत लंबी कहानी होती है और कम से कम 300, 400, 500, 600 पेज की वो लंबी कहानी चलती है, तो उसको हम उपन्यास नाम दे देते हैं। तो इस उपन्यास में उन्होंने कौन सी बात ज़्यादा हमारे सामने रखी है? जब 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो उस समय लोगों को जो दुख हुआ था, जो हादसे हुए थे, जिन परिस्थितियों से वो गुजरे थे, उन सब के आधार पर ये उपन्यास है। और बेटे जो ये उपन्यास आप लोगों के सामने आते हैं या सुनते हो आप, तो कोशिश कीजिए, आपको लाइब्रेरी में या कहीं पर भी मिलते हैं तो आप इनको पढ़ना सीखिए। पढ़ने से क्या होगा, आप लोगों को लेखकों के बारे में तो जानकारी होगी ही होगी, और हमें दुनिया जहान की नॉलेज इनसे मिलती है। संवेदनाएं हमारे मन में परिपक्व होती हैं। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। मतलब भाषा जो है उनकी स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब उसमें कोई ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे, बनावट नहीं है। उन्होंने ज़्यादा कठिन हिंदी का प्रयोग नहीं किया है। जो हम आपस में बोलते हैं और उसमें सजीवता नज़र आती है, वो उनकी विशिष्टता है। अब जो मतलब पाठ हमारे उसमें है बुक में, उसका नाम है लखनवी अंदाज।
तो यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष माने व्यंग्य, मजाक उड़ाना। और सामंती वर्ग मतलब जब पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके जो ठाट बाट थे वो किस तरह से अपने आप को सबसे ऊंचा समझा करते थे, तो उसके आधार पर उन्होंने ये लिखा है, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। मतलब उन राजा महाराजाओं को नहीं पता था कि एक सामाजिक जीवन कैसा होता है, सामान्य लोग कैसे रहते हैं। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। और यशपाल जी कहते हैं कि आज के समय में भी, हालांकि आजकल राजा नहीं हैं, सामंत वर्ग भी नहीं है, परंतु फिर भी कुछ पूंजीवादी लोग ऐसे हैं जो अपने आप को वही समझते हैं और अपने आप को सामान्य लोगों से भिन्न समझते हैं। तो बेटा देखा, ये हमने अभी आपको समझाया कि किस तरह से यशपाल जी की हमने कुछ खूबियाँ देखी। अब हम पढ़ते हैं इनके पाठ के बारे में, ठीक है। मुफस्सिल, ये देखिए फा के नीचे बेटे जो ये बिंदी लगी हुई है, ये उर्दू जबान में होता है कि उसमें हम कहते हैं नुक्ता लगाना। तो हम इसको पढ़ेंगे मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार कर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक अपने बारे में बात कर रहा है कि उसको कहीं जाना था, तो उसने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया था और खिड़की के पास वाला ले लिया था। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। कई बार होता है ना, हम सबके साथ होता है कि ट्रेन निकलने वाली होती है तो हम फटाफट जो भी डिब्बा हमारे सामने आता है तो हम उसमें चढ़ जाते हैं। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान के प्रतिकूल मतलब लेखक ने अनुमान किया था, सोचा था कि उस डिब्बे में कोई नहीं होगा। निर्जन माने जहाँ कोई ना हो। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो मतलब जो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था, लेखक बड़े अच्छे अंदाज में हमारे सामने उसका चित्र दिखाते हैं कि वो किस तरह के थे, कि लखनऊ के नवाबी अंदाज में बड़े अकड़ के और पालथी मार के बैठे हुए थे। कपड़े साफ सुथरे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। विघ्न का मतलब होता है रुकावट। तो मतलब उस आदमी को अच्छा नहीं लगा जब लेखक उनके डब्बे में आ गया, तो बिल्कुल भी उनकी आंखों से पता लग रहा था लेखक को। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मतलब लेखक को ऐसा नहीं लगा कि सामने वाला जो नवाब है वो मुझसे मतलब जान पहचान बढ़ाने में थोड़ा सा शौकीन है या चाहता है। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। और लेखक ने कहा कि हम भी कौन सा कम थोड़ी थे, हम भी उनके सामने बैठे और हमने भी ऐसे आंखें चुराई उनसे कि मानो हमने उनको देखा ही ना हो। ठाली बैठे, ठाली माने खाली। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। किफ़ायत का मतलब होता है बचत। और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई यह देखे कि मैं नवाब और मैं सेकंड क्लास के डब्बे में सफ़र कर रहा हूँ।
अकेले होते तो किसी को पता ही नहीं चलता। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों मतलब तिरछी नज़र से, कनखियों का मतलब होता है तिरछी नज़र, नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? आदाब अर्ज का मतलब होता है नमस्ते। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लथेड़ना मतलब शामिल कर लेना चाहते हैं। शामिल। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। किबला का मतलब होता है आप भी शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। आपको भी पता होगा कि आपकी मम्मी भी ऐसे करती होंगी कि खीरा कड़वा होता है तो उसकी कड़वाहट को हटाने के लिए हम इस तरह से करते हैं। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। बुरक माने छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। कई बार होता है ना बच्चों कि हम कोई भी चीज़ खाने के लिए काटते हैं या देखते हैं तो हमारे मुंह में जो है थोड़ी सी लार आने लग जाती है, जैसे ज़्यादातर खट्टे को देखकर होती है। तो उसी तरह से नवाब को भी हो रही थी। हम कनखियों से देख कर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो यहाँ लेखक कहता है कि नवाब अपने आप को बड़ा रईस समझते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर खीरा खा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो ये खीरा खाने का जो बार बार जिक्र हो रहा है वो एक तरह से माना जाता है कि खीरा जो है गरीब और मध्यम लोगों का खाना है। जो रईस होते हैं, बड़े अमीर लोग होते हैं, वो खीरे जैसी सस्ती चीज़ नहीं खाते। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। मतलब मन तो लेखक का भी कर रहा था, लेकिन क्योंकि पहले मना कर दिया था तो इसलिए अब कह नहीं सकते थे दोबारा। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब का मतलब होता है इच्छा। मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा मतलब पेट, मतलब कि पेट भी हमारा ठीक नहीं है। किबला शौक फरमाएं कि आप खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृष्ण मतलब इच्छा भरी आँखों से। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास मतलब लंबा सांस। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर नवाब साहब क्या कर रहे थे, खीरे को खा नहीं रहे थे। खाने की इच्छा तो थी, लेकिन सामने लेखक को देखकर उनको लग रहा था कि
मैं खीरा खाऊंगा तो मुझे मतलब रईस नहीं समझा जाएगा। तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, खीरे की फांक उठाते थे, उसको सूंघते थे और फिर खिड़की से बाहर फेंक देते थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, मतलब हमें उनकी बात मान लेनी पड़ी कि यह ख़ानदानी तहज़ीब है, यह नफासत है, यह नज़ाकत है। मतलब ये सारे जो वर्ड हैं एक सम्मान के लिए यूज़ किए जाते हैं उर्दू भाषा में। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? मतलब लेखक यहाँ सोच रहा था कि चलो सुगंध और स्वाद तो हम ले सकते हैं उसका, पर लेकिन बिना खाए अगर हम किसी चीज़ को बाहर फेंक दें तो क्या हमारी उससे पेट भी भर जाएगा? उदर की तृप्ति, उदर माने पेट और तृप्ति माने भर जाना। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। और अब जब उन्होंने खीरा फेंक दिया तो उसकी सफाई में उन्होंने क्या कहा लेखक से कि खीरा लजीज तो होता है, मतलब स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन शकील होता है, मतलब वो पेट के लिए अच्छा नहीं होता, वो पेट पर भारीपन लाता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान माने ज्ञान, चक्षु माने आँखें। मतलब कि कई बार हमारी छोटी छोटी घटनाएं देख करके एकदम से आँखें फैल जाती हैं या हमें बुद्धि में समझ में आ जाता है कि हमारे सामने ये क्या हो रहा है। तो उसी तरह से लेखक को समझ में आ गया कि किस तरह से नवाब एक कहानी उनके सामने बना रहे थे, झूठी कहानी। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो यहाँ पे लेखक थोड़ा सा अपने बारे में सफाई दे रहे हैं कि अगर खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही अगर पेट भर सकता है तो कोई भी लेखक जो है बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कोई ना कोई कहानी तो अवश्य लिख सकता है। तो बेटे ये था आज का आपका पाठ लखनवी अंदाज। आप इसको अच्छे से दोबारा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और इसके नीचे जो आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं तो आप एक एक प्रश्न पढ़िए और जब आप अच्छे से पाठ को पढ़ेंगे तो आप उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब शब्द संपदा बेटे ये बहुत ज़रूरी होती है। तो जो शब्द यहाँ पे कठिन कठिन शब्द आए थे वो सब देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। शब्द संपदा, मुफसिल केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, सफ़ेदपोश भद्र व्यक्ति, किफ़ायत, मितव्ययता समझदारी से उपयोग करना, आदाबर्ज अभिवादन का एक ढंग, गुमान भ्रम, एहतियात सावधानी, बुरक देना छिड़क देना, स्फुरण फड़कना हिलना, प्लावित पानी भर जाना, पनियाती रसीली, मैदा अमाशय यानी इसको हम लीवर भी कह सकते हैं, पेट भी कह सकते हैं, तस्लीम सम्मान में, सिर खम करना सिर झुकाना, तहज़ीब शिष्टता, नफासत स्वच्छता, नज़ाकत कोमलता, नफीस बढ़िया, अब्स्ट्रैक्ट सूक्ष्म जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो अमूर्त। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटे कि जो चीज़ हमें सामने दिखाई दे रही है वो वैसी ना होकर उसका कुछ और अर्थ होता है। शकील आसानी से ना पचने वाला। तो बेटे ये आज हमारा पाठ पूरा हुआ। आप इसको एक बार फिर से अच्छे से दोहराएंगे, प्रश्न उत्तर को देखेंगे, समझेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।